मैं देखूं कि मेरी क्या गलती रही, मैंने क्या गुनाह किया। जो सही है उसको मैं सही कह बैठता हूँ। ऐसा लगता है कि सत्ता को सच नागवार लगता है और वही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती। आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं सन 92 बैच का पुलिस अफसर रहा। 98, 99 वगैरह में मैं जिलों में एसपी था। समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता मेरे पास आते थे और तमाम लोग थे नाराज हो जाते थे कि भाई आप जो है आप विपक्ष को बहुत तवज्जो दे रहे हैं और सत्ता के चापलूसों चाटुकारों को ही प्राप्त हो। और अतीक और मुख्तार मैं खुलेआम कहता हूँ, वह मौजूदा सरकार के शत्रु इसीलिए नहीं है कि वो माफिया हैं, वो इसीलिए उनके शत्रु हैं क्योंकि वो शत्रु दल के माफिया हैं। जो आदमी लगा किसी सरकार में नहीं निकला उसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाल के बाहर रख दिया और किसी को दुनिया से रुखसत करा दिया। अतीक अच्छे आदमी नहीं थे। जब मैं सेवा में आया हुआ और उससे शायद पहले से भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया में ब्रजेश सिंह का नाम नंबर 1 पे था। जब इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत को हटना पड़ा और मैं समझता हूं कि काफी बुरी तरह हटना पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ का भी वो समय आएगा। लेकिन ये काम पुलिस की नौकरी में भी रह के हो सकता था। आप IIT अलमुनस हैं, आप IIM से पढ़े हुए हैं, आप IPS अधिकारी थे, आज आप कहीं बढ़िया नौकरी कर रहे होते। ये सुनने में बुरा लगे, हम किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं या मंडल पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं, बीजेपी उसके अपोजिट हिंदुत्व की बात करती है। आप एक्स IPS ऑफिसर रहे हैं, आप पुलिस में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस में क्या ऐसे बदलाव या रिफॉर्म्स की जरूरत है? तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से ब्रजेश सिंह को, चाहे वो MLC सीट हो, वो प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र है जहां से वो MLC रहते हैं, चुने जाते हैं, बीजेपी बैकडोर से मदद करती है? आपको क्या लगता है या आपका क्या मानना है? 24 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी में किसकी जीत हो? आज के समय जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वह हर प्रकार से प्रबल दिखती है, जीत की ओर भी दिख रही है। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी में आप ज्यादा सही नेता किसे मानते हैं? यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जो राहुल गांधी हैं, मैं इनको नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव में आप किससे बेटर मुख्यमंत्री मानते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? मैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव को इस रूप में बेहतर मानता हूं योगी आदित्यनाथ से। मायावती वर्सेस अगर एक युवा चेहरा देखा जाए चंद्रशेखर के रूप में, कि चंद्रशेखर एक फ्रेशनेस के साथ दलित लोगों के सामने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा ऑफिसर जो लगभग हर सरकारों से मुकाबला करने को रेडी रहता है। आज मैं बात कर रहा हूं जबरिया रिटायर्ड अधिकारी IPS अमिताभ ठाकुर जी की। चाहे वो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, दोनों ही सरकारों से के खिलाफ डटकर खड़े रहने वाले या मुकाबला करने वाले, खिलाफत करने वाले IPS अधिकारी आज हमारे साथ हैं। हाल ही में इन्होंने अधिकार सेना का गठन किया है। क्या अधिकार सेना का मोटो है, क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या उनकी विचारधारा है और क्यों इन्होंने हर सरकारों से ये एक तरीके से विरोध में उतर आते हैं, हम पूरी बात जानेंगे। सर, सबसे पहले इस टॉक में आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये है कि आप चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, आप दोनों ही सरकारों से सरकारों से अक्सर लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। क्या क्यों, क्या रीज़न क्या है? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ और अब तो लंबा मैं समझता हूँ कि इन हालातों से गुजरने का एक लंबा अनुभव हो गया है। मैं अगर कहूँ कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरी क्या गलती रही, मैंने क्या गुनाह किया, तो उन लड़ाइयों में सिवाय इस बात के मुझे अपनी गलती नहीं दिख पाती, दूसरा तो जरूर कोई ना कोई देख लेगा, कि मुझे सिर्फ यह लगता है कि जो सही है उसको मैं सही कह बैठता हूँ, सही कहता हूँ। और यह चीज़ें नागवार, सत्ता को ऐसा लगता है कि सत्ता को सच नागवार लगता है और वही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती जो शासन में बैठे होते हैं। और यह बात मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं सन 92 बैच का पुलिस अफसर रहा। 98, 99 वगैरह में मैं जिलों में एसपी था
आज से करीब 25 साल पहले। तो उस समय भी जब जो सरकार होती थी, मुझे याद है सन 98 में मैं देवरिया में एसपी था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो उस समय वहाँ पे समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता मेरे पास आते थे। उसमें अब कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ जैसे मोहन सिंह साहब अब नहीं रहे। तमाम नेता आते थे और कहते थे कि अरे साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, जो विपक्ष वाले थे, और हमारी सरकार आएगी तो आपको हम फला चीज़ करेंगे, फला चीज़ करेंगे। भाजपा के कई नेता जो सत्ता पार्टी के थे, सूर्य प्रताप शाही थे, अभी भी मंत्री हैं वो, और तमाम लोग थे, नाराज हो जाते थे कि भाई आप जो है आप विपक्ष को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये जो फितरत थी कि जो सही हो उसकी तरफ रहने का प्रयास किया जाए। सत्ता के साथ एक दिक्कत ये हो गई है और मुझे लगता है यह दिक्कत दिनानुदिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती दिख रही है कि सत्ता चाह रही है कि सब चीजें वो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह खुद में ही संभाले। सारा अच्छा, सब कुछ, सारा रस, सारी मलाई, सारा सुख सब सत्ता और सत्ता के चापलूसों, चाटुकारों को ही प्राप्त हो, और सत्ता से जो अलग है, सत्ता का जो विपक्षी है, विरोधी है, उसको पूरी तरह नस्त नाबूद कर दिया जाए। जैसे कि अतीक जो अब स्वर्गीय अतीक हो गए, या फिर वो जो मुख्तार हैं, तो सत्ता आज की सत्ता के लिए यह नहीं है कि अतीक और मुख्तार, मैं खुलेआम कहता हूँ, वह मौजूदा सरकार के शत्रु इसीलिए नहीं है कि वो माफिया हैं, वो इसीलिए उनके शत्रु हैं क्योंकि वो शत्रु दल के माफिया हैं। क्योंकि केवल अगर माफिया ही शत्रु होना होता तो बनारस में एक ऐसे सज्जन हैं जो पिछले निरंतर 30 वर्षों से जेल में थे और उनको ही इस सरकार ने बाहर निकाला। मतलब इस सरकार की यह स्थिति कि जो आदमी लगा किसी सरकार में नहीं निकला, उसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाल के बाहर रख दिया और किसी को दुनिया से रुखसत करा दिया। अतीक को अतीक अच्छे आदमी नहीं थे, सामान्य अवधारणा है, वो दिवंगत है, स्वर्गीय है, वो अलग बात है, लेकिन आम धारणा है कि वह माफिया थे। लेकिन वाराणसी के जो शख्स हैं श्री ब्रजेश सिंह जी, उनके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है मतलब जो जिनको निरंतर जेल में रहना पड़ा, जिनको निरंतर, जब मैं सेवा में आया हुआ और उससे शायद पहले से भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया में ब्रजेश सिंह का नाम नंबर 1 पे था। आज मेरी जानकारी में ब्रजेश सिंह खुले हैं और मुख्तार चूंकि वह शत्रु दल के माफिया हैं अतः वो बंद हैं। तो यह जो कि एक मेरे साथ है उसको सब कुछ करने की आज़ादी है, जो मेरा विरोधी है उसे बर्बाद कर दिया जाए, यह उत्तर प्रदेश में जो प्रवृत्ति थी और जो निरंतर बढ़ती जा रही है। खुद अब जैसे ऐसा तो है नहीं, आज की तारीख में अखिलेश यादव युवा हैं, कल को हो सकता है सरकार बनावे में बहुत संभावना है, भाई अभी लंबी जिंदगी है। आज हैं योगी आदित्यनाथ, कल नहीं हटेंगे, परसों तरसों हटना ही होता है, ये प्रकृति का चक्र है। जब इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत को हटना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बुरी तरह हटना पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ का भी वो समय आएगा। सर हो सकता है उस समय जब अखिलेश आवे तो आज से 2 कदम फिर आगे ही बढ़ जाएंगे। जब अखिलेश जो कुछ मॉडरेट थे, जब वह सोचेंगे कि भाई हमने तो इतना अत्याचार था, इस प्रकार की स्थितियों का आपका प्रश्न था कि आपका विरोध क्यों रहा, उसके लिए यह बैकग्राउंड आवश्यक है। बैकग्राउंड इसीलिए आवश्यक है कि उन स्थितियों में जब सत्ता का चरित्र ऐसा हो गया है कि विपक्ष को रौंद डालो और मेरे सारे गुनाहों का साथ दो, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव जिसको कह सकते हैं, दोहरे इनकी नियामक है। पहला नियामक है कि हमें पूर्ण छूट दो, हमारे मर्डर को भी तुम वध मानो, हत्या को मेरे वध मानो, और दूसरे के छोटे से छोटे कृत्य को गुनाहे अजीम मानो। तो जो वध और गुनाहे अजीम के बीच में यदि आपने उंगली दिखा दिया तो सत्ता को यह नागवार लगता है।
वह गुनाह चूंकि मैंने किए और बारंबार किए। सर, अभी आपने कहा कि जो सत्ता है वो एक तरीके से विपक्ष को शून्यहीन बनाने की कोशिश कर रहा था, या कहीं ना कहीं जो सत्ता है, पक्ष है, वो उसमें तमाम कमियां थी, इसलिए आपने एक तरीके से विरोध किया, या जो आपको कमियां दिखी इसलिए आपने नया एक दिशा पकड़ा। लेकिन ये काम पुलिस की नौकरी में भी रह के हो सकता था, पहला सवाल। इसी से जुड़ा सवाल एक ये भी है कि आप IIT अलमुनस हैं, आप IIM से पढ़े हुए हैं, आप IPS अधिकारी थे, आज आप कहीं बढ़िया नौकरी कर रहे होते, किसी न किसी आप जिले में बढ़िया आप पद पे होते। तो ये संघर्ष का रास्ता चुनने से क्या लगता है कि आपको बदलाव कितना हो पाएगा? देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि बदलाव कितना हो पाएगा, या मैं वहाँ क्या कर पाता, यहाँ क्या कर पा रहा हूँ, इसका उत्तर तो मैं नहीं जानता। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसका उत्तर भी ईश्वर जानता होगा। लेकिन यह जरूर है कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जो करना चाहता था वो मैं कर पा रहा हूँ। और जो घड़ी घड़ी तिल तिल माने सब, अगर जैसे उन सारे गुनाहों को अगर मैं शिरकत ही किए रहता और उसके बाद कुछ हासिल कर ले भी पाता, तो उससे मुझे अच्छा लगता है कि जो मैं कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब मुझे कई बार आश्चर्य लगता है। मैं जो सेटिस्फैक्शन की बात आप कर रहे हैं, परसों मैं दिल्ली से लौट रहा था। जब मैं चारबाग स्टेशन पे उतरा तो हम लोगों ने एक ऑटो लिया, मैं था, मेरी वाइफ थी। तो मैं आज, अब चूँकि जाड़े का मौसम है, मैं मंकी कैप लगाता हूँ और कोई मेरा चेहरा को इतना जाना पहचाना नहीं है। तो जो ऑटो वाले थे वो मुझे ले आए, मेरे घर पे आए, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा। उसके बाद जो है वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए कि हुजूर, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और आप तो वह आदमी है जो सरकार से टक्कर लेते हैं और आप हम लोगों की शक्ति हैं। तो मैं समझता हूँ कि वह, और उसके बाद और मेरे लायक कुछ भी हो तो बताइए, और आपसे पैसे नहीं लूँगा, तो ये वह दुनिया भर के मैं करने लगा। तो वह मैं समझता हूँ कि जो मैंने उनको प्रेरणा दी या मेरे कृत्यों ने उनको प्रेरणा दी कि आदमी संघर्ष कर सकता है, सत्ता के सामने खड़ा हो सकता है। क्योंकि उसने, यह तो था नहीं कि मेरी चापलूसी उसको कुछ करनी थी, मैं कोई उनका अफसर नहीं था, कुछ देने की स्थिति में नहीं थी। वह तो उल्टे अपना किराया छोड़ रहा था। तो कई जो ताकत मैंने उसको दी या उनको दी, या उनके जैसे किसी ऐसे आदमी को दी जिनके साथ व्यवस्था गलत कर रहा है। और यही शब्द थे उनके कि आप वह व्यक्ति हैं जो व्यवस्था से टकराते हैं। जबकि मैंने उनको जानता था, न वह मुझे जानते थे, उन्होंने नाम पढ़ जानते थे और जानते थे कि यह शख्स इस काम में लगा हुआ है। तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन, आपने जो कहा कि आप क्या हासिल करते नहीं करते, मुझे लगता है कि यदि मैं एक आदमी को भी सत्ता से टकराने की, गलत से टकराने की, क्योंकि उसके अंदर एक उमंगे तरंगे चाहत, हैसियत, उत्साह दे पाता हूँ, तो उसी को मैं अपनी सफलता मानता हूँ। अभी अपने हाल में ही आपने अधिकार सेना पार्टी का गठन किया है, तो बतौर जो एक आम नागरिक है, उसका ये सवाल ये है कि वो ये जानना चाहता है कि अधिकार सेना की क्या विचारधारा है, आने वाले समय में आपकी क्या प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे, और आप क्या चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी है, या बीजेपी से हट के आप किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में है और या ऑलरेडी विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। तो कैसे आप अपनी पार्टी को आप एक तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, या कैसे आप क्या आपके चुनावी मुद्दे होंगे जो जनता आपको वोट करे, या क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, मैं इसका उत्तर इस तरह दूंगा। मैं और पार्टियों से एक चीज़ तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से अलग मैं मानता हूँ कि मुझे किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने में बुरा लगे, हम किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जो हमसे एक्सपेक्टेड वर्क है हम वह कर पाए, हम उस लायक लगे। आप हमें वोट दें, न लगे बिल्कुल न दें। हमारे लिए लक्ष्य वोट नहीं है, हमारे लिए लक्ष्य है कि हम व्यवस्था को क्या दे सकते हैं। अब हम व्यवस्था को क्या देना चाहते हैं, दूसरा प्रश्न है। हम सिर्फ जो है दो बातों पे हमारी पार्टी खड़ी है। पहला है कि हम हर अन्याय, हर अत्याचार, हर भ्रष्टाचार का जो विरोध है वह हमारी पार्टी का मुख्य दायित्व हम मानते हैं, प्लैंक मानते हैं। उसमें कुछ
सीमित संख्या में हम कर पावे, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से हम उससे शक्ति पाके कहीं ना कहीं या ऊर्जा पाके, वह जो टेम्पो के ड्राइवर थे उनके अंदर उत्साह आया कि आप जो कहिए मैं करूंगा और मैं व्यवस्था से लड़ूंगा, तो ये लड़ने की ताकत लोगों के अंदर उत्साह आ सके, एक वो हमारी पार्टी करे, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दूसरा है जो हमने नाम रखा है पार्टी का, हमारी पार्टी ने अपना नाम कर्तव्य पार्टी ने रखा है, आजाद अधिकार सेना रखा है। कई लोग खास करके जो मैं कहता हूँ खाए कमाए लोग हैं, कहते हैं भाई कर्तव्य का आपने नाम नहीं लिया, अधिकार का नाम लिया। हमारा कहना है कि कर्तव्य सिखाने वाले तो लोग ही हैं जो पूरा समेटे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, खाए हुए हैं। उनके तो लगता ही है कि दूसरा कर्तव्यशील बना रहे और वो अपना मलाई खाते रहे। हमारी पार्टी का कहना है कि आम नागरिक अपने अधिकारों को जाने, उनको यह बताने वाला कोई नहीं है इस समय कि तुम्हारे पास अधिकार हैं। उनको उनके कर्तव्य समझाने वाले सब हैं कि तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम्हारा वह कर्तव्य है। जैसे अभी मौजूदा जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वह 24 घंटा की तुम झंडे के, राष्ट्र के भक्ति करो, राष्ट्र की भक्ति करो, वो तो ठीक है, धर्म की भक्ति करो, राष्ट्र की भक्ति करो और खुद हमारी भी भक्ति कर लो। उनका ये भी कहना है कि जब राष्ट्र और धर्म की भक्ति से बचा हुआ समय हो, हमारी व्यक्तिगत भक्ति करो, लेकिन कर्तव्य तुम्हारे क्या हो, अपने कर्तव्य क्या हो, अधिकार क्या हो आम नागरिक के, उसके कौन कौन से अधिकार हैं, उसके अधिकारों को कोई लेता है तो वो क्या कर सकता है, उसको अधिकार जरूरी है कि नहीं, अधिकार पर उसकी ताकत हो कि नहीं, अधिकारों के लिए लड़े या न लड़े, यह कहने के लिए हमारी पार्टी है। और हमारा चुनाव, हमारे कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, चुनाव हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है पहला और अंतिम कि लोगों तक अधिकार की भावना जा पावे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पावे, वह न्याय, वह अत्याचार और वह भ्रष्टाचार के विरोध के लिए स्वयं खड़ा हो सके और दूसरों को खड़ा कर सके। इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है, थोड़ा सा संक्षेप में बातों को रखते हैं ताकि आम जनमानस को सरल भाषा में समझाना है कि सर जब आपने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे या जहां गलत हो रहा वहां लड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, क्या वो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? पहला चीज, ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, जिस तरीके से एक हिंदुत्व की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो आपको लगता है कि आप इन माहौल के बीच में अधिकार सेना कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगी और कैसे आप मजबूती से अपना आने वाली जो लड़ाई उसको आप जारी रखेंगे? दो प्रश्न है आपके। पहले प्रश्न का मैं उत्तर दूं, ये बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं हो सकता है मुझे इस बात से नाराज हो जाए। मैं वास्तव में मुझे लगता है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक दूसरे से जैसे काऊ लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जनता के मूल बुनियादी मुद्दों से इनका कोई वास्ता नहीं है। हम बहुत छोटी पार्टी हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं अभी है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह जो इनसे अपेक्षित है वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किसी रूप में नहीं कर रहे हैं। बरगलाने, ध्यान भटकाने में मास्टरी तो कर रहे हैं, लेकिन जो मौलिक समस्याएं हैं, कहीं अत्याचार, आपको यह जान के आश्चर्य होगा, हमारे तो गिनती में लोग हैं अभी हमारे साथ, हमारी पार्टी में हर जगह बहुत गिनती में साथी हैं, लेकिन कई जगह मैं गया हूं जहां भारी भ्रष्टाचार हुआ है या अन्याय हुआ है और ज्ञात हुआ है कि हम अकेली पार्टी हैं जो मौके तक पहुंचे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी, हजारों लाखों कार्यकर्ता उनके पास है, वो बगल में नहीं झांकने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार रही है, बगल में नहीं झांकने जा रही। दलित व्यक्ति के साथ अत्याचार हो गया, वो नहीं जा रहे हैं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है अभी नई नवेली पार्टी, वो पहुंच जा रही है। तो यह तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि इन मुद्दों को लेके ज्यादातर पार्टियां कंप्लीटली नॉन सीरियस हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदुत्व के मुद्दे पे या किसी भी मुद्दे पर हम कैसे सस्टेन करेंगे, हम सस्टेन करने में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट, मैं फिर कहूँगा, वही है कि हम अपना कार्य कर सकें। अधिकार जनता के, कर्तव्य पार्टी वर्कर्स के। कर्तव्य हमारा यह कि हम उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकें। हमें उन्हें लगता है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, उन्हें लगता है कि हम उस लायक हैं तो हमें वोट देंगे,
हमें स्वीकार करेंगे, लगता है नहीं है तो नहीं करेंगे। पहले हम अपनी ओर से तो उनकी तरफ बढ़ के अपना कार्य दायित्व करें। तो हम अपने कार्य दायित्व के प्रति सजग हैं और उनको उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने, उनके विरुद्ध हो रहे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए संकल्प है और कार्य कर रहे हैं। बतौर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं या मंडल पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं, बीजेपी उसके अपोजिट हिंदुत्व की बात करती है, तो बतौर अधिकार सेना अध्यक्ष आपको क्या लगता है कि जो जाति जनगणना की डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी, या वो बार बार वो ओबीसी के हक अधिकार की बात करते हैं, उसे आप कितना सही या गलत मानते हैं? देखिए, मैं उसमें यह क्योंकि वो बड़ी आबादी है। देखिए, मैं उसको इस तरह कहूँगा कि हिंदुस्तान का सोशल स्ट्रक्चर निश्चित रूप से पेचीदा है और यहाँ पर कास्ट एक फैक्टर है, एक रियलिटी है। उस कास्ट के क्या जेन्युइन, मैं यहाँ एक शब्द कहूँगा जेन्युइन, क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी ओर देखना इस हमारे देश की नेताओं की जरूरत है। लेकिन किसी को भी वोट बैंक के रूप में देखना कि वह हम उसको टारगेट करें, चाहे वो धर्मगत समूह हो या जातिगत समूह हो, धर्मगत या जातिगत समूह को वोट बैंक के रूप में देख के हम अपना कोई भी पॉलिटिकल टारगेट न तय करें। ईमानदारी से, और ईमानदारी शब्द क्या होती है हम सभी उससे वाकिफ हैं। हम ईमानदारी से किसी भी पॉलिसी पे और निष्पक्ष ढंग से यदि हम सोचेंगे तो किसी भी क्रिटिकल इशू का हम एक सम्यक समाधान निकाल पाएंगे। कोई भी क्रिटिकल इशू होगा, लेकिन उसमें हम कोई राजनीतिक चश्मे की समस्या यह है कि यह पहले संख्या गिन लेते हैं और तब पॉलिसी की बात करते हैं। बिना संख्या गिने अगर जाति गणना की, मैं उन चीज़ों के बारे में जानकार नहीं हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा कि आवश्यक है कि नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ की नीड है, राम मंदिर की नीड है, जनगणना की नीड है, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ से न मुझे इतराज है न किसी के प्रति की विरोध है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि कोई भी निर्णय सिर्फ और सिर्फ उसके जेन्युइन नीड से होनी चाहिए, न कि अपने वोट बैंक की निगाह से। क्योंकि जब वोट बैंक की निगाह आपने बना ली तो वह प्राथमिक स्तर पर ही वह दूषित हो गया, और जब दूषित हो गया तो स्पष्ट रूप से उसके तनाव स्वतः ही होने हैं। आप एक्स आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आप पुलिस में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस में क्या ऐसे बदलाव या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? संक्षेप में क्या बड़े बदलाव, क्योंकि आप अक्सर पुलिस विभाग या पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ, आप जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि मीडिया में खबरें आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में जनता का पुलिस के पास पहुंचना एक सुलभ रास्ता है या कठिन रास्ता है, और वास्तव में आवाज़ सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है, और क्या रिफॉर्म्स क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से जो नंबर एक नीड है पुलिस में वह है कि जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। यानी कि यह नहीं कि सिपाही की शिकायत की जांच दरोगा करे, दरोगा की सीओ करे, सीओ की एसपी करे, एसपी की डीआईजी करे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं चोर चोर मौसेरे भाई या एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली बात आ जाती है। कोई थर्ड पार्टी, जैसे ब्रिटेन में एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 उसकी जो मैंडेट है उसमें एक मैंडेट इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी है। लेकिन जानबूझ के जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो नहीं बना रही है उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक गुनाह तो ये खुद करवाते हैं। पुलिस के ज़्यादातर गुनाह पॉलिटिकल रीजन से होते हैं। पुलिस आज की तारीख में, पुलिस में सिपाही कष्ट में है, परेशान है, उसके तमाम मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उसको भारी ड्यूटी पड़ रही है, वो सब अपनी वो बातें अपनी जगह सही हैं, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन पुलिस एज ए बॉडी को निश्चित रूप से एक बहुत ही ड्रैकोनियन फोर्स के रूप में गवर्नमेंट इन पावर यूज कर रही है, यह भी सच्चाई है। और चूंकि गवर्नमेंट इन पावर ही उसका मिसयूज कर रही है, अतः वो नहीं चाहती है कि कोई इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हो। मुझे अमिताभ ठाकुर को 28 अगस्त 2021 को मेरे घर से तमाम अनियमितताएं करते हुए उठा के ले गई पुलिस। आज करीब 2.5 वर्ष हो गए,
न जाने कितनी जगहों पे मैंने शिकायतें की। अब होता क्या है, जिस सीओ की शिकायत मैं करता हूं उसका वो खुद जांच करता है, कहता है कि अमिताभ, अब आपको जान के आश्चर्य होगा, आप कह रहे हैं कि मैं ये व्यवस्था से लड़ रहा हूं, ये लड़ रहा हूं, और वो सीओ लिखता है या लिखती है, अमिताभ ठाकुर झूठी शिकायतें करने का आदी है। वह अब इतनी मर्यादा भी वह व्यक्ति नहीं रखता है कि पुलिस का बड़ा अफसर रहा है। अमिताभ ठाकुर झूठी शिकायतें करने का आदी है, और यह चूंकि मुलजिम है इसीलिए किसी तरह से ये न केन प्रकारेण बचना चाहता है। चूंकि भाई मैंने तुम्हारी शिकायत की, तुमने अपनी जांच की, तो तुमने मुझे ही उल्टा चोर बता दिया। यह एक ऐसी समस्या है जिसका इमीडिएट निराकरण आवश्यक है। जनता को यदि न्याय देना है तो एक निष्पक्ष जांच व्यवस्था आवश्यक है। आपने शुरुआत में ब्रजेश सिंह का नाम लिया, तमाम मीडिया चर्चा में रहते हैं, मुख्तार अंसारी हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे अतीक अहमद का आपने नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पिछले दरवाजे से ब्रजेश सिंह को, चाहे वो एमएलसी सीट हो, वो प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र है जहां से वो एमएलसी रहते हैं, चुने जाते हैं, बीजेपी बैकडोर से मदद करती है? आपको क्या लगता है या आपका क्या मानना है? देखिए, मैं यह जानता हूं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य सारे पार्टियों की तरह है, माफिया हैं, अपराधी हैं, या अन्य जो आपराधिक तत्व हैं, उनको दो हिस्सों में बांट, इनका वर्गीकरण एक इस तरह का होता है। कौन मेरे साथ है? पार्टी प्रिय, पार्टी विपक्षी, पार्टी प्रिय, पार्टी अप्रिय। तो हर एक के सेट पैटर्न में कुछ पार्टी प्रिय हैं, कुछ पार्टी अप्रिय हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निरंतर पार्टी प्रिय इसलिए रहते हैं कि वो तुरंत खेमा बदल के उछल के चले जाते हैं। सर, इसी से जुड़ा एक और लाइन जोड़ देता हूं और थोड़ा फिर आप इसका जवाब और अच्छे से देंगे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो मुस्लिम तुष्टीकरण है या मुस्लिम का एक तरीके से उत्पीड़न का, या एक तरीके से मुस्लिमों को ऊपर अगर अत्याचार होगा तो उसको एक तरीके से वोट बैंक में फ़ायदा मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है दोनों की दृष्टि से देखा जाए? एक के मुकदमे खत्म होते हैं, एक जेल से बाहर आता है, और एक के ऊपर मुकदमे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी अन्य पार्टियों की तरह जितनी भी नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से ही प्रेरित हैं, उनमें निष्पक्षता कहीं भी नहीं है। इनके सारा कुछ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई यह है कि ये चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, ये चाहते हैं वर्गीकरण हो, ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ वो जातियां या वह धर्म जो इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक हो सकते हैं या हैं, उनको तोड़ डालो या उनको डरा डालो, साम दाम दंड भेद करो। वही पहले वाली सरकारें भी करती थीं। लेकिन एक अंतर यह है कि अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश के मेरी जानकारी में इतनी निष्ठुर सरकार, इतना खुलेआम पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग करने वाली सरकार हमारी जानकारी में नहीं थी। और तभी मैं जो कह रहा था कि बहुत संभव है कि कल को दोबारा अखिलेश या मायावती या कोई इनमें से आवे, तो इस बात की भारी संभावना है कि जो इन्होंने एक लकीर बना दी है या एक जो माइलस्टोन स्थापित कर दिया है, आगे स्थितियां बद से बदतर हों। कल को वह सोचे कि भाई मैं ही क्यों थोड़ा सा मॉडरेट रहूं, मैं इससे 2 कदम आगे रहूंगा। आज जो ये शोले फिल्म की तरह, ये जो शोले में धर्मेंद्र ने कहा था एक एक को चुन चुन के मारूंगा, तो ये जो चुन चुन के मारने का मतलब यह नहीं कि चुन चुन के अपराधियों को मार रहे हैं, चुन चुन के विपक्षी दल के लोगों को जो है प्रहार कर रहे हैं। तो वो बोलेंगे भाई मैं भी चुन चुन के तुम्हारे लोगों को मारूंगा। कल ही मुझे एक आदमी, कोई पत्रकार थे, कह रहे थे साहब इनके भी बुरे दिन आएंगे तो बड़े बुरे दिन आएंगे। कोई उनको लग रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष कार्रवाई होगी किसी को अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन चूंकि निष्पक्षता का पूर्ण अभाव है, निष्ठुरता के साथ प्रतिद्वंदियों को या प्रतिपक्षियों को कुचला जा रहा है, अतः इसके गंभीर दुष्परिणाम भविष्य में होंगे, इस बात से हम पूरी तरह आशंका है। सर, इसका वन लाइनर और वन वर्ड में आप आंसर दीजिएगा। 24 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी में किसकी जीत होगी? वन लाइनर है। आज के समय जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है वह हर प्रकार से प्रबल दिखती है, जीत की ओर भी दिख रही है।
वो स्पष्ट रूप से मेरा यह मानना है कि Clear आज mandate के है। समय में जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर स्पष्ट रूप से जाती दिखती है। अनुकूल भी है। दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी में आप ज़्यादा सही नेता किसे मानते हैं? यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जो राहुल गांधी हैं, मैं इनको नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव में आप किससे बेटर मुख्यमंत्री मानते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? मैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव को इस रूप में बेहतर मानता हूं योगी आदित्यनाथ से कम उनमें मतलब यह जो व्यक्ति उनका विरोध करे उसको उतना भय नहीं है जितने अखिलेश के समय उस हद तक भय नहीं था जितना योगी जी के समय है, क्योंकि यह जब कोई इनका जेन्युइन विरोध भी करे तो इनके यहाँ सारी नीतियों को तोड़ के अतीव स्थिति तक जाके कुछ भी हो सकता है। अत्यंत निष्ठुरता और तानाशाही की स्थितियां हैं। मायावती वर्सेस अगर एक युवा चेहरा देखा जाए चंद्रशेखर के रूप में, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दलित पॉलिटिक्स या दलित वोट बैंक में कौन सेंधमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है? देखिए, मैं सेंधमारी नहीं जानता, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि चंद्रशेखर एक फ्रेशनेस के साथ दलित लोगों के सामने जा रहे हैं। मायावती कहीं ना कहीं एक बीत रहे युग को प्रतिबिंबित कर रही हैं। जो आरोप लगता है उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम, वो कितना आरोप सही है आप मानते हैं? अब मायावती जी तो बहुत समय से, सिर्फ वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, वोट बैंक लिए घूम रही हैं। बहुत समय से वो सिर्फ समझ लीजिए कि जैसे कि अचानक 14वीं के चांद की तरह आना और जाना के अलावा मुझे उनका कुछ भी प्रदेश में कोई भी उनका हस्तक्षेप या उनका कोई भी योगदान नहीं दिख रहा है। तो ये मेरे साथ थे जबरिया रिटायर्ड अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी। इन्होंने राजनीति की ओर अपना कदम रखा है और अपनी एक विचारधारा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी।